जय हिंद दोस्तों, मैं तुषार पांडे आप सबों का परंपरा क्लासेस की ओर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबों के लिए परंपरा क्लासेस की ओर से मैथ्स ग्रुप डी के लिए या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए एक हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, कैच द मैथ सीरीज। इस सीरीज में हर बार आप सबों को रेलवे में विगत वर्षों में पूछे गए 20 बेहतरीन सवाल कराएंगे और अगर यह सवाल आपको एग्जाम में मिलता है, इसको कैसे अटेम्प्ट करने का सही तरीका होगा वह भी बताया जाएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये आ गया हमारा पहला सवाल। आप सब चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं। सवाल है, यदि 15 आदमी किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सवाल को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, 15 आदमी 24 दिन, टोटल काम कितना आ गया? यहाँ से टोटल काम कितना आ गया? 15 गुना 24। इस काम को करना कितने आदमी को है? 20 आदमी को, यानी कि भाग किससे देंगे? 20 से। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 छके 24, 6 तिया 18, यानी कि 20 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 18 दिनों में। सिंपली हमने क्या किया, पूरा काम पता किया। काम पता करने का तरीका, आदमी और दिन को गुना कर दिए और इस काम को कितना आदमी करेगा? 20 आदमी, यानी कि 20 से भाग दे देंगे। हमारा जवाब कितना आ गया? 18 दिन। दूसरे सवाल पे आते हैं। एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी की जाती है तो कीमत में शुद्ध परिवर्तन है। आप वीडियो को पॉज करके ये सवाल को खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो सीधा सक्सेसिव का केस आ गया। पहले कितना बढ़ा? 20, बाद में घटा कितना? 20 माइनस 20 गुना 20 बटा 100, 20 साफ माइनस 4%, यानी कि आपका सामान का कीमत घटेगा। कितना घटेगा? 4%। जवाब क्या हो गया? 4% की। कोई दिक्कत किसी को? एग्जाम में ऐसा सवाल आपको मिलेगा तो ये सक्सेसिव का केस है सीधा। 20 बढ़ा यानी कि प्लस 20, बाद में 20 घटा यानी कि माइनस 20, माइनस 20 गुना 20 बटा 100। आंसर क्या आ गया हमारा? 4%। अगले सवाल पे आते हैं। दिया हुआ है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 48 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सम संख्या मतलब अगर कोई सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो इवन नंबर। 5 सम संख्याओं का औसत 48 है। 1, 2, 3, 4, 5। औसत मतलब बीच वाला संख्या। बीच वाला संख्या हमारा क्या है? 48। इसको सॉल्व करने थोड़ी जाएंगे। 5 संख्या दिया हुआ है ना, औसत कितना है? 48। औसत मतलब क्या होता है? बीच वाला संख्या। हमारा बीच वाला संख्या क्या हो गया? 48। जाहिर सी बात है, सम संख्या है, 2 बाद चौथा संख्या क्या हो जाएगा? 50, पांचवा 52, उससे पहले 46, उससे पहले 44। सवाल में क्या मांगा है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है? जी हाँ, औसत में आप जोड़िएगा, गुना कीजिएगा, घटाइएगा, उससे टाइम आपका बर्बाद होगा। सिंपली 5 संख्याओं का औसत था, यानी कि तीसरा संख्या का मान सीधा एग्जामिनर आपको बता दिया है 48 है। तीसरा 48 है। चौथा सम संख्या है ना, 2 बढ़ेगा 50, पांचवा फिर 2 बढ़ेगा 50 जोड़ 2 52। सबसे बड़ा संख्या पूछा तो 52, सबसे छोटा पूछता तो 44। कोई समस्या किसी को भी? आगे बढ़े। आता है हमारा चौथा सवाल। एक घन का आयत 512 है। घन माने क्यूब, आयत आयत माने वॉल्यूम। ठीक है, एक क्यूब का वॉल्यूम हमारा 512 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया। अच्छा, आयत दिया हुआ है, यानी कि एक क्यूब का मान हमारे पास कितना है? 512। ए का मान कितना हो गया? 8। निकालना क्या है? सरफेस एरिया, यानी कि 6a²। साइड का मान क्या आ गया हमारे घन का? 8। सरफेस एरिया 6 गुना a², यानी कि 8 का स्क्वायर। 6 गुना 8, 8 8 64।
6 चौके 24, यूनिट डिजिट क्या है 4, सवाल में यूनिट डिजिट 384। पूरा सॉल्व क्यों करना, इकाई अंक को पता कर लो ना। 64 को 6 से गुना करेंगे, जवाब कुछ भी आए उसका इकाई अंक क्या होने वाला है 4। ऑप्शन में मात्र 4 वाला एक ही इकाई अंक है 384, गुना भी कीजिएगा तो आपका 384 ही आएगा। 6 चौके 24, इकाई अंक 4 मिला। ऑप्शन में हम देख लिए कि एक ही इकाई अंक 4 वाला है और यही मेरा जवाब हो गया। आगे आते हैं 5वां सवाल। 10,000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अच्छा, याद कर लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। अगर 5% पर एनम का ब्याज है और 2 साल के लिए पूछेगा तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है 10.25%। अगर 10% है तो ये 2 साल में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 21%। सीधा एग्जाम में सॉल्व थोड़ी करेंगे, याद रख लो। 20% है कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल में कितना हो जाएगा 44%। सीधा जो भी मेरा प्रिंसिपल रहेगा 2 साल में अगर 5% ब्याज चढ़ रहा है हर साल के हिसाब से, तो 2 साल में ब्याज कितना हो गया 10.25%। अगर 10% का ब्याज चढ़ रहा है हर साल, 2 साल में 21%। अगर 20% का ब्याज चढ़ रहा है हर साल, 2 साल में 44%। सम कितना है 10,000, 2 वर्षों के लिए 10% का चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 वर्ष है ना, यानी कि 21% चक्रवृद्धि ब्याज मेरा होगा किसका 10,000 का। सॉल्व क्यों करना, 10,000 का 21% कितना होगा 2100। ये 3 चीज जरूर याद कर लीजिएगा। यदि 5% पर एनम देगा 2 वर्षों के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होगा 10.25%। कंपाउंड इंटरेस्ट है, सक्सेसिव का केस इसमें लग जाता है। 10% रहेगा 2 वर्ष के लिए 21%, 20% रहेगा 2 वर्ष के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 44%। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। 6ठा सवाल। एक व्यक्ति ने एक वस्तु अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदी। उसने उसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेच दिया। अच्छा, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं बनाने का। आते हैं अंकित मूल्य पर 25% छूट। मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है 100, 25% छूट, खरीदा कितना में 75 में। उसके बाद बोला 20% लाभ पर बेच दिया, किस पर अंकित मूल्य का 20% लाभ, यानी कि बेचा कितना में 120। जाहिर सी बात है खरीदा कितना में 75, बेचा कितना में 120। क्रय मूल्य 75, विक्रय मूल्य 120। फायदा हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ, क्या हुआ, जाहिर सी बात है दिख रहा है ना, लाभ हुआ। लाभ मतलब प्रॉफिट हुआ, कितने का 20, 20, 40, 5, 45। 45 का लाभ हुआ, कितने में 75 में, गुना 100। 25 चौके 100, 25 दिया 75, 3 इसको 15 बार में, 15 चौके 60%, यानी कि उसका नेट प्रॉफिट परसेंट या फिर लाभ प्रतिशत क्या हो गया 60%। जी हाँ, ग्रुप डी में कोई ऐसा सवाल आप लोगों को एग्जाम में मिलता है और ये विगत वर्षों में पूछा गया ही सवाल है। ऐसे सवाल में बहुत लोग समय को जाया कर देते हैं, समय को वेस्ट कर देते हैं। एक बात जान लीजिए, अगर कोई भी आदमी को कंपटीशन क्लियर करना है तो आपको समय को नाप तौल के देना होगा। जिस सवाल में जितना समय जरूरी हो उतना ही सवाल देने का या फिर उतना ही समय देने का प्रयास कीजिए। आप चाहें तो परंपरा क्लासेस में आगे जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ मैथ को 0 से फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाता है। आगे आते हैं 7वां सवाल में। 33, 44 और 55 से पूर्णतः विभाजित सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या कौन सी है। बहुत बेहतर सवाल है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग खुद से। वीडियो पॉज कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। अच्छा, संख्या किससे किससे विभाजित है 33 से, 44 से और 55 से। 33 मतलब वो 3 से विभाजित होगा और 11 से होगा। 44 से है तो 4 से होगा और 11 से होगा, और 55 से है तो 5 से होगा और 11 से होगा। यानी कि वो संख्या किससे किससे विभाजित होना चाहिए 3 से, 4 से, 11 से और 5 से।
इसका हम एलसीएम थोड़ी निकालने जाएंगे, यहाँ पे पता करते हैं। सब दिख रहा है 5 से विभाजित है, यानी कि सारा संख्या मेरा 5 से विभाजित है। अब आते हैं 3 पे, 9 6 15, ये भी 3 से विभाजित है। 9 5 16 7 21, ये भी 3 से विभाजित है। 9 9 18, 3 से विभाजित है। 9 3 27, 3 से विभाजित है। अब आते हैं 11 पे, 9 4 13, 13 माइनस 2 11, ये भी 11 से विभाजित है। 9 7 16, 16 माइनस 5 11, ये भी 11 से विभाजित है। 9 9 18, यह भी 11 से विभाजित है। 9 9 18, 18 माइनस 9 9, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। 11 से विभाजित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमको पता करना है 9900 11 से विभाजित है कि नहीं। पहला और तीसरा संख्या का जोड़ 9, दूसरा और तीसरा संख्या का जोड़ 9, दोनों को घटा दीजिए। दोनों को घटाने पर क्या मिला, 0। 0 मिल जाए या फिर 11 मिल जाए तो वह संख्या आपका 11 से विभाजित होगा। उसी तरह 9900 क्या 11 से विभाजित है, बिल्कुल है। लेकिन क्या ये 11 से विभाजित है? पहला दो संख्याओं का जोड़ 18, आखिरी दो संख्याओं का जोड़ 9, 18 माइनस 9 9, बचा कितना, 9, यानी कि यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। अब आते हैं, ये वाला ऑप्शन मेरा पहले ही कट गया। 3 चेक कर लिए, 11 चेक कर लिए, आता है 4 का बारी। 40 4 से विभाजित है, 70 4 से विभाजित नहीं है, 0 0 ये भी 4 से विभाजित है, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, कैंसिल। अब आते हैं 5 से। 5 से तो सभी संख्या जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है विभाजित है। सबसे बड़ी संख्या बोला है ना, सबसे बड़ी संख्या 9240 और 9900 में बड़ा कौन है? जाहिर सी बात है 9900 बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 9900। इसमें दोनों संख्या 3 4 11 और 5 से आपका विभाजित था, परंतु 9900 आपका सही उत्तर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सवाल में क्या मांगा है, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। ये भी 4 अंक का संख्या है, लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल को एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। सवाल है, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति को अपने खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि चीनी पर उसका खर्च समान रहे? जाहिर सी बात है, परसेंटेज का हम एक क्लास भी लिए थे, एक वीडियो जो कि YouTube पे आपको मुफ्त में उपलब्ध है, आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। सीधा ये किसका सवाल आ गया, कम करनी चाहिए, यानी कि लेस परसेंट का सवाल आ गया। कम मतलब क्या होता है, लेस परसेंट का फॉर्मूला याद है जो बताए थे, अंतर बटा अधिक वाला, अंतर बटा अधिक वाला गुना 100। चलिए, चीनी का कीमत में 25% का वृद्धि हो गया। पुराना कीमत अगर 100 है तो नया कीमत कितना हो गया, 25% बढ़ गया, 125। आपसे पूछा क्या है, कम प्रतिशत यानी कि लेस परसेंट। दोनों का अंतर कितना है, 25 का। लेस परसेंट पूछा है, क्या लेना है, अधिक वाला, 125 गुना 25 बचे 125, 5 इसको 20 बार में। आंसर क्या आ गया हमारा, 20%। जी हाँ, रेलवे में आपको ऐसा सवाल जरूर मिलता है। किसी ने अगर रेलवे 60 से 70 शिफ्टों में एग्जाम लेता है तो ऐसा 3 4 या फिर कहें 15-20 शिफ्ट में लेस परसेंट या फिर मोर परसेंट का यूज करके आपको सवाल मिल जाता है। अगर ऐसा सवाल मिलता है तो इसको ऐसे अप्रोच करेंगे, ज्यादा समय भी नहीं देना है और साथ ही इतने आसान से सवाल को करके हम लोगों को आगे बढ़ जाना है और 1 नंबर मुफ्त में ले लेना है। आगे आते हैं 9 नंबर सवाल पे। 9 नंबर है, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर इसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी कितने दिनों में पूरा करेंगे? चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको आप खुद से बना के एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। काम कौन कर रहा है, ए और बी कितने दिन में, 8 दिन में। बी और सी कितने दिन में, सर जी 12 दिन में। उसके बाद तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं,
6 दिन में। ऐसा सवाल को सॉल्व क्यों करना, 8 12 और 6 का एलसीएम 24, इसका एफिशिएंसी 3 का, इसका एफिशिएंसी 2 का, इसका एफिशिएंसी 4 का। ए बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 का, और बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 2। बी और सी 2 है और तीनों मिलके कितना है, 4, तो जाहिर सी बात है ए कितना हो गया, 2। अगर ए 2 हो गया और ए और बी मिलकर कितना है, 3, तो बी कितना हो गया, 1। आपसे पूछा किसका है, ए और सी का। ए का एफिशिएंसी कितना है, 2, बी का कितना है, 1, तो सी का कितना हो गया, 1। ए का एफिशिएंसी 2, सी का एफिशिएंसी 1, कितना आ गया, 3। टोटल काम कितना है, 24। ए कितना, 2 दिन, सॉरी 2 का एफिशिएंसी, सी कितना, 1 का एफिशिएंसी, 24/3। आंसर क्या आ गया, यानी कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 8 दिन में। ये सवाल बनाने का 2 तरीका था। एक में आप एलसीएम लेके ए जोड़ बी जोड़ सी 1/a 1/b करके सॉल्व करते, जो कि बहुत लंबा चला जाता, और एक ऐसा आसान सा मेथड है, आसान सा तरीका है जिसमें आप सीधा एफिशिएंसी को मानकर बना सकते हैं। एक और बात, अगर आप टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल बनाते हैं, एक चीज याद रख लीजिएगा, जो समय होता है और जो क्षमता होता है, दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। ऐसा बोल सकते हो, अगर कोई आदमी के दिन का अनुपात 4:5 है, 2 आदमी के दिन का अनुपात 4:5 है, तो उसके क्षमता का अनुपात या फिर बोले एफिशिएंसी का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 5:4, 5:4। अगर रेशियो दिया हुआ है दिन का, बोलेगा कि ए और बी के दिन का रेशियो है 4:5 और पूछेगा कि इसके एफिशिएंसी का रेशियो बताइए, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 5:4। बोलेगा ए और बी, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने दिन में, 20 दिन में। आप ए और बी के दिन का अनुपात पता कर सकते हैं, बिल्कुल। ए और बी के दिन का अनुपात क्या आ गया, 10:20, जिसको क्या बोल देंगे, 1:2। कोई पूछे एफिशिएंसी का अनुपात कितना है, ए का क्षमता कितना है, इसका उल्टा कर दीजिए। एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, A/B का उल्टा 2:, ए का क्षमता कितना है, 2 का, और बी का क्षमता कितना आ जाएगा, 1 का। ये सब आप लोग को बेसिक है। अगर आप अच्छे से फाउंडेशन बैच में ये सब पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग ये सब कुछ सीख जाओगे। अगले सवाल पे आते हैं, आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा इस सवाल को करने का। 10वां सवाल है हमारा, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 4 या 5 का गुणज प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद सबसे नहीं बनेगा। बहुत लोग पहले नजर में पहले बार देखेंगे जब इस सवाल को, तो एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे। क्यों छोड़ना, कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ चुका है। जीके जीएस में आप लोग का 20 सवाल, ग्रुप डी में बेसिकली क्या होता है, 25 मैथ रहता है, 25 मैथ रहता है, 30 रीजनिंग रहता है, 25 आपका साइंस रहता है, और 20 जीके जीएस रहता है। ये जो 30 20 50 5 55, ये 55 नंबर आप आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं अगर थोड़ा सा अच्छा सा मेहनत करेंगे। आप चाहें तो हमारे फाउंडेशन बैच को आके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा गारंटी रहेगा कि आप 55 में अगर हमारे गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा तो नहीं भी तो 53+ आसानी से स्कोर कर लीजिएगा, और 100% जैसा जैसा बताया जाए आप वैसा वैसा कीजिएगा तो पूरा चांस है आप 55 में 55 लेते आइएगा, मैथ्स में और रीजनिंग में। आते हैं इस सवाल पे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बोला है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 4 या 5 के गुणज होने का प्रायिकता क्या है। अच्छा, प्रायिकता को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी।
अगर एक पासा को फेंकते हैं तो कितना परिणाम हमको मिल सकता है मैक्सिमम? या तो अगर हम पासा को फेंके हमको क्या मिल जाए, एक मिल जाए, दो मिल जाए, तीन मिल जाए, चार मिल जाए, पांच मिल जाए या फिर छह मिल जाए। एक पासा को अगर फेंका जाता है मैक्सिमम परिणाम कितना होता है? एक दो तीन चार पांच छह, टोटल कितना परिणाम है? छह। छह को क्या हम छह का पावर एक लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर वही दो पासा को फेंका जाए, दो डाइस को फेंका जाए तो कुल कितना परिणाम मिलेगा? छह का पावर दो यानी कि 26। उसी तरह अगर तीन पासा को फेंका जाए, तीन पासा को फेंका जाए कितना परिणाम मिलेगा? छह का पावर तीन यानी कि 216। अगर कोई बोले n पासा को आप फेंक देते हैं, टोटल कितना परिणाम आपको मिलेगा? अगर आप n पासा को, n डाइस को एक साथ फेंकते हैं कितना परिणाम मिलेगा? 6 का पावर, ये फॉर्मूला है, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी में पासा का सवाल अधिकतर मिलता है। एक पासा फेंकिए तो 6 का पावर एक, दो पासा फेंके तो 6 का पावर दो, तीन पासा फेंके तो 6 का क्यूब यानी कि 6 का पावर तीन, चार पासा फेंके 6 का पावर चार, n पासा फेंक दिए यानी कि 6 का पावर n। ये क्या है? कुल परिणाम। ये क्या है? कुल परिणाम। इस सवाल में हमको एक्स्ट्रा पेज का जरूरत पड़ेगा। आते हैं, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता निकालने का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यही होता है। कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम यानी कि टोटल आउटकम कितना होगा मेरा? दो पासा को फेंके हैं यानी कि 6 का पावर दो, कितना आ गया? 36। टोटल कितना परिणाम होगा हमारा? 36। आगे आते हैं, अनुकूल परिणाम का चर्चा करते हैं। अनुकूल मतलब फेवरेबल आउटकम, सीबीएसई वाले हो तो अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होता है? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। अच्छा, सवाल में देखें क्या लिखा है अनुकूल के लिए। आपका सवाल में लिखा है, इसको मिटा देते हैं ताकि हमारा जगह साफ। याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। ऐसा आपको एक ना एक सवाल ग्रुप डी का पेपर में जरूर मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, 1,08,00,000 के आसपास फॉर्म गिरा है, आपका सीट ही मात्र 32,000 है। एक सीट पर अगर आप जोड़ घटाव भी कीजिएगा तो एक सीट पर नहीं भी तो लगभग 333 लड़के लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप एक सीट पा लेते हैं यानी कि 333 लड़कों में आप एक युद्ध जीत कर आए हो, ऐसा हो गया है कंपटीशन। बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जाहिर सी बात है, सरकार को कट ऑफ कम रखना है तो सवाल आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिलेगा। और जितना लोगों के मन में यह बात का शंका रहता है ना, डाउट रहता है ग्रुप डी का एग्जाम है तो निकल ही जाएगा, वो एक बार ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर बना के देख जाओ, एक बार में मन ठंडा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपको हम कोई भ्रम में नहीं रखेंगे कि कंपटीशन बहुत आसान है, सब लोग निकाल लोगे। वो आप सेट बनाओगे, आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा ग्रुप डी में कितना कंपटीशन चल रहा है। आते हैं, अनुकूल परिणाम क्या है? 4 या 5 का गुणज, 4 या 5 का गुणज। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 4 और 5। मान लो कि हम दो पासा को फेंके हैं, हमको सबसे कम क्या मिल सकता है? या तो पहला पासा में क्या आ जाए? एक, और दूसरा पासा में भी क्या आ जाए? एक। सबसे कम मान दो पासा को फेंकने के बाद हमको क्या मिल सकता है? दो। जाहिर सी बात है, दो पासा को फेंक दिए, या तो पहले में भी एक आ जाए और दूसरे में भी एक आ जाए। सबसे कम तो हमको दो ही ना मिल सकता है। सर, सबसे अधिक क्या मिल सकता है? पहला में 6 आ जाए और दूसरे में 6 आ जाए। एक पासा में सबसे अधिक संख्या क्या आ सकता है? 6 आ सकता है, जो कि एक इवन नंबर है।
पहला में क्या आ जाए 6, दूसरे में क्या आ जाए 6। दो पासा को फेंकेंगे, सबसे कम कितना मिल सकता है 1 1 2, और सबसे अधिक कितना मिल सकता है 6 6 12। बाकी 2 और 12 के बीच में हर वो संख्या मिल सकता है दो पासा को फेंकने पर। क्या मिल सकता है 3, और क्या मिल सकता है 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां तक कोई दिक्कत? हमको अब अनुकूल परिणाम में क्या देखना है, वह क्या क्या से कटे, 4 से कट जाए वो संख्या, और किससे कट जाए 5 से कट जाए। 4 को 4 काट देगा ना, बिल्कुल काट देगा। 5 को 5 काट देगा, एक बार में तो काट ही देगा ना। 4 8 को भी यहाँ काट देगा, बिल्कुल काट देगा। 5 10 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा। और 4 यहाँ पे 12 को भी काट देगा। अनुकूल परिणाम क्या क्या है सर जी? हमारे पास 4 है अनुकूल, 5 है अनुकूल, 8 है अनुकूल, 10 है अनुकूल, और 12 है अनुकूल। क्या यही आंसर हो गया? अनुकूल मेरे पास कितना आया? 5 ही आया? नहीं आया। पासा को फेंके हो, इसमें पिरामिड कॉन्सेप्ट आता है, उसको याद रखना पड़ेगा। पासा को फेंके हैं, जब भी दो पासा को फेंका जाता है तब सबसे कम क्या आ सकता है? एक में 1, दूसरे पासा में भी सबसे कम संख्या क्या आ सकता है? 1। यानी कि दो पासा फेंकने के बाद सबसे कम संख्या कितना मिल सकता है? 2। कितने तरीका से मिल सकता है? एक तरीका से। 2 कितने तरीका से मिल सकता है? जाहिर सी बात है, एक तरीका से। 3 कितने तरीका से मिल सकता है? या तो पहला पासा में 1 आ जाए और दूसरे पासा में 2 आ जाए। 3 कैसे मिलेगा? या तो पहला में 1 आ जाए और दूसरा में 2 आ जाए, या फिर दूसरा में 2 आ जाए और पहला में कितना आ जाए? 1। इन दोनों तरीका से क्या मिल सकता है? 3। दो पासा फेंकने पर क्या कोई और तरीका है जिससे 3 मिल सकता है? बोले सर जी नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया? 3 कितने तरीका से मिल सकता है? 2 तरीका से। क्या सबका निकालते जाएंगे? कोई जरूरत नहीं है। पासा है, इसका पिरामिड कॉन्सेप्ट आता है। 4 कितने से? आगे बढ़ते जाओ, 3 तरीका से। 5 कितने तरीका से मिल सकता है? 4 तरीका से। 6 कितने तरीका से मिल सकता है? 5 तरीका से। 7 6 तरीका से। पिरामिड कैसे होता है? पहले ऊपर जाता है, बढ़ता है, फिर क्या आता है? नीचे आता है। और जाहिर सी बात है, पासा है तो मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है? 6 तक जा सकता है। उसके बाद क्या होगा? नीचे आएगा। 8 5 तरीका से, 9 4 तरीका से, 10 3 तरीका से, 11 2 तरीका से, और 12 1 तरीका से। ये जो पिरामिड कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं भी आप प्रायिकता पढ़े हो और ये कोई भी डाइस के लिए पिरामिड कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो, यानी कि आप प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिए हो, जिससे किसी भी एग्जाम में एक ना एक सवाल फंस जाता है, खास करके सीजीएल में। परंतु ग्रुप डी को आसान नहीं लेना है, ये किसी न किसी वर्ष में ऐसा सवाल ग्रुप डी में फंसा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इकट्ठा करके आपको बता रहे हैं। आगे आते हैं। 4 कितने तरीका से मिला था? 3 तरीका से। 5 कितने तरीका से आया था? 4 तरीका से। 8 कितने तरीका से आया था? 5 तरीका से। 10 कितने तरीका से आया था? 3 तरीका से। और 12 कितने तरीका से आया था? 1 तरीका से। 4 3 7 5 12 3 15 1 16। हमारा अनुकूल परिणाम कितना आ गया? हमारा अनुकूल परिणाम कितना आ गया? 16। हमारा कुल परिणाम कितना आ गया? दो पासा को फेंके थे सर जी 36। अब आता है प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला शुरू में बताए, अनुकूल बटा कुल। अनुकूल परिणाम बाई कुल परिणाम। अनुकूल सर जी कितना है? 16। कुल कितना है? 36। 4 चौके 16, 4 9 36। आंसर क्या आ गया? या तो 4/9 या तो 16/36। जो ऑप्शन में रहे वही आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन में, अच्छा ये मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे है आएगा 13/36, यहाँ आएगा 14/36, यहाँ आएगा 15/36, और यहाँ आएगा 16/36। आंसर क्या निकाले थे? 16/36। बहुत बेहतरीन सवाल है, और जिन लोगों को यह सवाल समझ आ गया एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना कोई वक्त जाया किए अगले सवाल पे आते हैं।
हमारा 11वां सवाल। 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त मतलब एक सर्कल। जीवा कितनी लंबी है? 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना हो गया? 16। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं ये सर्कल का केंद्र है, 6 की दूरी पर है। इसका मान यानी कि रेडियस का मान निकालना है। ये 90 होता ही है। ये कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 8। पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये 6, ये 8, ये कितना हो गया? 10। ट्रिपलेट है, याद कर लो। उतना तो याद करना पड़ेगा ना। पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे लगाने थोड़ी जाएंगे। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100, 100 का रूट 10। आंसर कितना आ गया? 10। इतना सॉल्व करने थोड़ी जाएंगे। इतना तो पता होगा ना। ये एक वृत्त है, ये एक जीवा है। अगर केंद्र से जीवा की दूरी निकालना होता है तो यह कितना डिग्री, ये कितना एंगल बनेगा? 90। और ये जो परपेंडिकुलर होता है, जो किसी भी जीवा पर बनाया जाता है, ये जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। टोटल कितना था? 16। तो आधा कितना हो गया? 8। ये कितना है? जीवा केंद्र से कितना दूर है? 6। आपको त्रिज्या पूछा, त्रिज्या यानी कि इसका मान। ये कितना हो गया? हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, 6 का 36, 8 का 64। h यानी कि मेरा जीवा कितना आ गया? अंडर रूट 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। जी, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। 12वां सवाल। 180 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। अच्छा, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? कुल दूरी कितना हो गया? 180 जोड़ 120। 2 ट्रेन चल रहा है, दोनों कितना दूरी कवर करेगा? ये 180 है। देखो, ये मान लो पहला ट्रेन है, ये मान लो दूसरा ट्रेन है। ये कितना लंबा? 120, 180। ये कितना लंबा? 120। दोनों का लंबाई जुड़ेगा कितना होगा? सर जी 300। यानी कि जब दोनों एक दूसरे को पार करेगा, कितना दूरी नाप लेगा? 300 मीटर सर जी। अब आता है स्पीड, चाल। पहला का चाल 60, दूसरा का चाल 90। विपरीत दिशा में चल रहा है ना, रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। पढ़े हैं, जब 2 ट्रेन, दो मोटरसाइकिल, 2 साइकिल, 2 आदमी विपरीत दिशा में चले, उसका रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जुड़ जाता है। 60 जोड़ 90, रिलेटिव स्पीड कितना आ गया? 150। ये क्या है? किलोमीटर पर आवर। यानी कि 150 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है? समय निकालना है, टाइम निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। दूरी कितना है? 300। दूरी कितना है हमारा? 300। चाल कितना है था? 150 गुना 5/18। सॉल्व कर लिए। 300 बटे 150 गुना 5, ऊपर में गुना 18। 150 इसको 2 बार में, 18 दूना 36/5, 36/5 यानी कि 72/10, यानी कि 7.2 सेकेंड। कितना है? 7.2 सेकेंड। यानी कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को इस रफ्तार से इतनी लंबी अगर होंगी, कितनी देर में पार कर लेंगी? 7.2 सेकेंड में। जवाब कितना हो गया? 7.2 सेकेंड।
कोई दिक्कत किसी को? जी हाँ, ऐसा सवाल आपको मिलेगा ग्रुप डी वगैरह में। बिल्कुल भी इज्जत नहीं देना, इज्जत देने लायक जो सवाल होगा इसमें आप 30 सेकंड 40 सेकंड दे सकते हैं, उसी को देना। प्रैक्टिस अच्छे से होगा, ऐसा सवाल मन में भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करोगे, इतना प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक बात का गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कंपटीशन बढ़ चुका है, फिर बता रहे हैं एक सीट पे लगभग 333 आदमी compete कर रहे हैं। कितना ज्यादा कंपटीशन है, और लोग बोलते हैं ग्रुप डी आसानी से मिल जाएगा। जो बोलते हैं ना ऐसा, उनको बोलो कि सर जी जाइए एक बार पता कीजिए क्या कंपटीशन चल रहा है, आपको समझ आ जाएगा। आगे आते हैं 13 नंबर। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। या ये सवाल गजब का सवाल है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 35 सेंटीमीटर। 1.1 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे? पहली बात, दूरी कितना है? 1.1 किलोमीटर, सीधा लिखते हैं 1100 मीटर। दूरी कितना है? 1100 मीटर। आगे क्या है? त्रिज्या कितना है? 35 सेंटीमीटर। मान लो ये मेरा एक पहिया है, पहिया तो गोली होगा ना, उसका त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना दिया हुआ है? 35। ये एक चक्कर में कितना दूरी कवर करेगा? सोचो तो, जितना बड़ा इसका परिधि होगा उतना ही दूरी या चक्का एक चक्कर में पूरा करेगा। जाहिर सी बात है ना, ये चक्का जितना लंबा होगा, जितना बड़ा इसका सरकमफ्रेंस होगा, जितना बड़ा इसका बाउंड्री होगा, जितना बड़ा इस चक्का का परिधि आएगा, एक चक्कर में वह उतना ही दूरी ट्रेवल करेगा। यानी कि इसका सरकमफ्रेंस क्या निकलेगा? 2 गुना 22/7 गुना 35, 7 इसको 5 बार में 22 बचे 110 गुना 220 सेंटीमीटर। क्या आया इसका? परिधि, यानी कि 2.2 मीटर। नया पेज लेना पड़ेगा। ये चक्का को टोटल दूरी कितना चलना है? 1100 मीटर। एक चक्कर पूरा कर लेगा तो ये कितना दूरी चल जाएगा? अगर ये एक चक्कर यह चक्का चलता है, एक चक्कर अगर यह चक्का चल जाता है तो कितना दूरी कवर करेगा? 220 सेंटीमीटर, क्योंकि सर जी इसका परिधि आया था 220 सेंटीमीटर। ये चक्का अगर एक चक्कर घूम जाएगा तो इतना दूरी को नाप लेगा, इतना दूरी ये आगे चल जाएगा। 220 सेंटीमीटर मतलब 2.2 मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 100 से भाग दे देंगे, कितना मीटर आ गया? 2.2 मीटर। आगे आते हैं, चक्का को चलना कितना है? 1100 मीटर। अच्छा, अगर चक्का 2.2 मीटर चलता है तो कितना चक्कर लेगा? एक चक्कर लेगा। चक्का को चलना कितना है? 1100 मीटर। 1 मीटर चलने के लिए ये चक्का कितना चक्कर लेगा? 1/2.2। एकाकी नियम लगा रहे हैं, यूनिटरी मेथड। चक्का को चलना कितना है? 1100 मीटर। 1100 मीटर के लिए 1/2.2 गुना 1100 चक्कर चक्का चलेगा, चक्का घूमेगा, तब 1100 मीटर यह चक्का पहुंच जाएगा। यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है? 11 गुना 1000 बटा 22। 11 इसको 2 बार में, 2 इसको 500 बार। यानी कि इस चक्के को अगर 1100 मीटर चलना है, अगर इसका त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? 500 चक्कर लगाना पड़ेगा। ऑप्शन में आंसर क्या होगा हमारा? 500। आंसर क्या आ गया हमारा? बहुत बेहतरीन सवाल था। अगर आप ड्यूटी का एग्जाम देने जा रहे हो, ये सब कुछ चुनिंदा सवाल है जो आपको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए अगर अच्छा करना है तो। आगे आते हैं 14वां सवाल पे। ए अकेले एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले 16 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर ए काम को छोड़ देता है। बी से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए कितने दिन में? 12। बी कितने दिन में? 16। एलसीएम 48। एफिशिएंसी 4 का, एफिशिएंसी 3 का। ठीक है, एक दिन में कितना काम हो रहा है? 7।
टोटल काम कितना है 48। काम किए कितना है दोनों 4 दिन। एक दिन में 60 यूनिट यानी कि 4 दिन में कितना काम हो गया है 28। टोटल 48 काम है, कितना काम हो गया 28 काम हो गया, बचा कितना 20 यूनिट काम। काम करना किसको है बी को करना है, यानी कि बी का एफिशिएंसी कितना है 3 6.66। बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा 6.67। ये नहीं बोला है कि दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, अच्छे से पढ़िए। बोला है बी बचे हुए काम को शेष काम को कितने दिन में करेगा। 48 काम था 28 हो गया, काम बचा कितना 20, एफिशिएंसी है 3 का, कितना दिन लगेगा 6.66। आगे आते हैं 15 नंबर। एक नाव धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर 3 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, स्थिर जल में नाव की चाल बताएं। अच्छा, धारा के अनुकूल यानी कि नाव की चाल जोड़ धारा की चाल कितनी हो गई 12/3 यानी कि 4, और नाव की चाल माइनस धारा की चाल कितनी हो गई 6/2 यानी कि 3। बोला क्या है स्थिर जल में नाव की चाल बताइए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 2b का मान कितना आ गया 7, नाव का मान कितना आ गया 3.5, यानी कि शांत जल में जब कोई भी स्ट्रीम ना चल रहा हो, नाव का स्पीड कितना निकल गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर कितना आ गया ए, यानी कि 3.5 किलोमीटर पर आवर। आते हैं 16 नंबर पे। गोले की त्रिज्या में 30% की वृद्धि की जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में शुद्ध वृद्धि ज्ञात कीजिए। सीधा पेन नहीं उठाना है, 30% किसके में बढ़ा है गोले में, सक्सेसिव का केस है, लगा दो कितना बढ़ा 30, गोला है ना, फिर 30 जोड़ दो, जोड़ 30 का स्क्वायर 30 गुना 30/100 कितना आ गया 60 जोड़ 9, यानी कि कितना बढ़ेगा 69%। बोलेगा गोला का त्रिज्या को 10% बढ़ा दिए, सक्सेसिव का केस लगाओ। बोलेगा गोला की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिए, बताइए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। कितना बढ़ाए हैं 10 का 2 गुना कर दो 20 जोड़ 10 का स्क्वायर बटा 100, यानी कि 20 जोड़ 1 बराबर 21। अगर याद रख लीजिए एक फॉर्मूला, अगर ना किसी भी गोले की त्रिज्या को x% बढ़ा दिया जाए, उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा। अगर x% गोले की त्रिज्या को यानी कि रेडियस को बढ़ाते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100%। सक्सेसिव का केस है, याद रख लो। फिर बोल रहे हैं फाउंडेशन बैच में सब कुछ आप लोगों को बहुत ही जीरो से पढ़ाया जाएगा। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता है, बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है इस कंपटीशन को क्लियर करने के लिए। आगे आते हैं 17 नंबर पे। सवाल बोल रहा है एक खोखले बेलन के कुल बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर 960 है पाई है। यदि इसकी ऊंचाई 10 है और मोटाई 2 सेंटीमीटर है तो बाहरी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इस सवाल को पढ़िए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और देख लीजिए ये सवाल आपसे बनना ही चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी का ऐसा फेवरेट सवाल है, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। बेलन यानी कि सिलेंडर बना देते हैं। बेलन माने एक सिलेंडर, चलिए बना दिया एक सिलेंडर। इसका हाइट कितना बोला है 10, ऊंचाई कितना है 10, लिख दीजिए। खोखला है, खोखला बेलन मतलब जानते हो पाइप, पाइप का अंदर वाला भाग खोखला होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हॉलो सिलेंडर या फिर खोखला बेलन। खोखला है यानी कि अंदर में भी एक बेलन मौजूद होगा,
खोखला है यानी कि एक बेलन कहाँ होगा, अंदर में भी मौजूद होगा। अच्छा, इसका कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, बिल्कुल आएगा। ये जो अंदर वाला बेलन है इसका कुछ ना कुछ तो सरफेस एरिया आएगा, और ये जो बाहर वाला बेलन है इसका भी कुछ ना कुछ आपका सरफेस एरिया आएगा। बोले सर जी बिल्कुल आएगा। दोनों का अंतर दिया हुआ है, दो बेलन के, जो खोखले बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर कितना है, 960 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। मोटाई यानी कि ये मोटाई मतलब क्या, यही वाला भाग ना, मोटाई कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। सर जी ये जो बाहर वाला बेलन है इसका कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगा ना, मान लेते हैं r, और जो अंदर वाला बेलन है उसका भी तो कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा, मान लेते हैं छोटा वाला r। मोटाई मतलब क्या, बड़ा वाला, यानी कि टोटल यहां से यहां तक का त्रिज्या माइनस यहां से यहां तक का त्रिज्या। मोटाई मतलब क्या, यही चीज ना। ये कैसे निकलता है, r बड़ा वाला बाहर वाला बेलन माइनस अंदर वाला बेलन, कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। जाहिर सी बात है दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है, यानी कि 2 पाई बड़ा वाला बेलन r गुना बड़ा वाला बेलन का r प्लस h माइनस 2 पाई छोटा वाला बेलन r प्लस h का मान कितना है, 960 पाई। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 10 दिया तेल जल जाएगा, एग्जाम में समय बर्बाद होगा, आंसर आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा। 5 से 10 मिनट ये सवाल आपका खा जाएगा। एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, एक फॉर्मूला बताए हैं, ये बताते हैं, याद रख लो। कोई भी खोखला बेलन हो और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर दिया हो, क्या बोले, खोखला बेलन हो और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या दिया हो, अंतर दिया हो। अंतर निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है 8 पाई गुना बड़ा वाला बेलन। खोखला बेलन में 2 बेलन आएगा, एक बाहर वाला बड़ा वाला, एक अंदर वाला छोटा वाला। बड़ा वाला बेलन का आपको रेडियस लेना है, त्रिज्या लेना है, जोड़ 4। जी हाँ, बड़ा वाला बेलन का क्या लेना है, रेडियस लेना है, और कितने में जोड़ देना है, 4 में। अंतर कितना दिया हुआ है, 960 पाई बराबर 8 पाई गुना r जोड़ 4। पाई पाई कैंसिल, 8 इसको कितना बार में काटेगा, 120 बार में। r जोड़ 4 का मान कितना है, 120 r, यानी कि बड़ा वाला बेलन का त्रिज्या कितना आ गया, 116। अच्छा, मोटाई दिया हुआ था ना, यानी कि बड़ा माइनस छोटा का मान कितना दिया हुआ है, 2। बड़ा बेलन का त्रिज्या कितना आ गया, 116 माइनस छोटा वाला का मान कितना है, 2। छोटा वाला बेलन का त्रिज्या कितना आ गया, 100। ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए। किसी भी खोखले बेलन में यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है तो उसका मान 8 पाई गुना बड़ा वाला बेलन का त्रिज्या जोड़ 4 के बराबर होता है। इसी से बड़ा वाला का त्रिज्या कितना आ गया, 116, और छोटा वाले का त्रिज्या कितना आ गया, 114। आते हैं अपने सवाल पे। सवाल में क्या मांगा है हमसे, सवाल में बोला है बाहरी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बाहरी मतलब बड़ा वाला बेलन का त्रिज्या कितना निकाले थे, 116। ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपको चेक करना होगा ना कि सर ये सवाल हमसे बन नहीं रहा है, सब लोग वही बड़ा तरीका, वही पुराना तरीका बताएंगे। ये ट्रिक आपको हर जगह नहीं मिलेगा, याद रख लो। 2 बेलन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका अंतर दिया हुआ है तो आप आसानी से निकाल सकते हो त्रिज्या दोनों ही बेलन का। अब आते हैं 18 नंबर पे। अच्छा, ये एएलपी का सवाल है, ये हमको याद है, एएलपी का सवाल है। इस सवाल का बहुत हवा बना था, देखते हैं इस बार। 0.04 को क्या लिखेंगे, 4/100। -1/5 को क्या लिख सकते हैं, -1.5 को -3/2। 4/100 को सॉल्व करेंगे 25, कितना मिल गया, 1/25 पे पावर -3/2। पावर क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए अंदर वाले को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, 25 पे पावर 3/2।
अच्छा 3/2 मतलब 25 का एक बार रूट होगा और फिर उसी का क्या हो जाएगा क्यूब। 25 का रूट 5 का क्यूब 125। कोई दिक्कत? हमारा सवाल का जवाब कितना आ गया 125। 18 सवाल हो गए, 19वां पे आते हैं। यदि x जोड़ x 1 प्लस x का मान 3 है और x पे पावर 5 जोड़ x 1/x पे पावर 5 का मान कितना होगा। बेहतरीन सवाल। बहुत लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का याद करते हो, यहाँ पे हम सवाल ही बदल दिए। क्या दिए हैं? x पे पावर 5 जोड़ 1/x पे पावर 5। अच्छा याद रख लो फॉर्मूला, x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5 निकलता कैसे है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गुना x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। ग्रुप डी में ऐसा सवाल मिलेगा। अगर ग्रुप डी में 70 से 80 पालियों में एग्जाम होता है, लगभग 40-50 पाली में ऐसा सवाल गारंटेड मिलेगा। और खास करके x पे पावर 5 वाला ये सवाल बहुत कॉमन नहीं है, हर जगह नहीं कराया जाता है, बहुत कम लोग इस सवाल को देखे रहते हैं, इसीलिए एग्जाम में इसके आने का चांस उतना ही बढ़ जाता है। चलिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 9 माइनस 2। अगर x प्लस 1/x का मान p होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x का मान होता है p स्क्वायर माइनस p। 9 माइनस 2 यानी कि 7। उसी तरह x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना हो जाएगा? p क्यूब माइनस 3p। ये फॉर्मूला है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर x प्लस 1/x का मान p दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान p स्क्वायर माइनस p और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान p क्यूब माइनस 3p। p का मान कितना है? 3 का क्यूब 27 माइनस 9। x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना आ गया? 18। निकालना कितना है? x पे पावर 5 जोड़ 1/x पे पावर 5 यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना निकाले हम लोग? 7। 7 गुना क्यूब 18 माइनस x प्लस 1/x यानी कि 3। 18 सते 126 माइनस 3। हमारा जवाब कितना आ गया? 123। 123 ऑप्शन में नहीं है, नहीं सही है। यहाँ पे ऑप्शन यानी ये गलत दिया हुआ है। इस सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 123। बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को कोशिश कीजिए खुद करने के। इसका फॉर्मूला एक चार्ट आप लोग को बता देते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। यदि x प्लस 1/x का मान p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होता है? p स्क्वायर माइनस p। p स्क्वायर माइनस 2 होता है यहाँ पे। उसी तरह x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होता है? p क्यूब माइनस 3p। उसी तरह x पे पावर 5 जोड़ 1/x पे पावर 5 का कितना मान होता है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गुना x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। ये 3 फॉर्मूला बताए हैं, बहुत ही जरूरी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 19 नंबर पे थे। यहाँ पे p स्क्वायर माइनस p नहीं होगा, p स्क्वायर माइनस 2 होगा। देखो यहाँ पे 2 किए थे लेकिन गलती से p लिख दिए थे, ठीक है। x प्लस 1/x का मान अगर p है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान p स्क्वायर माइनस 2, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान p क्यूब माइनस 3p।
और ये वाला फॉर्मूला तो याद ही रख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा चांस है कि इससे सवाल आपको मिल जाए। आगे आते हैं 20 नंबर। यदि ये ए नहीं है, अल्फा है, अल्फा। यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतर सवाल है, आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बताते हैं। इसका मूल तो निकाला जा सकता है ना, एक्स स्क्वायर टूटेगा 10x स्क्वायर में, यानी कि माइनस 2x जोड़ नहीं, लास्ट में तो माइनस का ही डोमिनेशन है ना, माइनस 5x जोड़ 10 बराबर 0। x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 2 का मान 0। एक मूल क्या आ गया 2, एक मूल क्या आ गया 5। मूल निकालना तो आप सबको आता होगा। अब बोला है पहले वाले मूल का क्यूब जोड़ दूसरे वाले मूल का क्यूब का मान क्या होगा। इस इंग्लिश मीडियम वाले समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपका 2 रूट होगा। एक रूट का मान क्या आया मेरा 2, दूसरे रूट का मेरा मान क्या आया 5, और दोनों रूट के क्यूब का सम पूछा है। पहला रूट यानी कि 2 का क्यूब जोड़ दूसरा रूट यानी कि 5 का क्यूब, 5 बचे 25 बचे 125 जोड़ 2 का क्यूब 8। आंसर कितना आ गया 100। यहाँ पे भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इसका भी ऑप्शन गलत है। मैं तो कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा। एग्जाम दे रहे हो, आप कोई आंसर निकाल लो, आंसर आपके ऑप्शन में ना हो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि ताकि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए आप जो आंसर निकाले हो वो गलत हो ही नहीं सकता है, वही आपका सही आंसर होगा। 133 आप लोग दोबारा वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, लेकिन पूरा इसका सवाल का जवाब कितना आ जाएगा 133। यही 20 सेट का सवाल हम आप लोगों के लिए लाए थे। मुझे उम्मीद होगा कि आपको यह सेशन बहुत पसंद आया होगा, सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आप सबों से विदा लेते हैं, यह कहते हुए कि अगर आपको सेशन पसंद आया तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हम सबों को मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आप कटिहार में कहीं भी रहते हैं, सत्संग मंदिर के पास हमारा परंपरा क्लासेस जीएस एकेडमी है, जरूर एक बार आकर ट्राई कीजिएगा। सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे सटीक आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।